Assalamu alaikum दोस्तों, welcome to my Asan tutorials. In last lecture of data structure, we were discussing about the asymptotic notation and big O notation. उसमें कुछ हमने एग्जांपल्स देखी थी और उस एग्जांपल से हमने गेस किया था कि ग्रोथ रेट कैसे होता है अगर 1000 एन ग्रेटर देन एन स्केयर कैसे हो सकता है पॉसिबल। वो तभी हो सकता है जब आपके पास एन की वैल्यू 1000 आर ग्रेटर देन 1000 होती है। तो उसके बाद फिर जनरलाइज उसको डिस्क्राइब किया हमने। फिर एक और एग्जांपल जो है एन क्यूब की डिस्कस की कि एन क्यूब ग्रोज फास्टर देन एन स्केयर। ऑब्वियसली जिसकी पावर ज़्यादा होगी एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा होगा। देन अब आते हैं कुछ रूल्स की तरफ कि इसके जो है कैलकुलेशन जो प्रैक्टिकली हमने करनी है। प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हुए बेसिकली प्रैक्टिकल हमने किस चीज़ का करना है कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। इन समराइज वर्डिंग, वी आर हेयर टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। और ख़ासकर जो बिग ओ नोटेशन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन के कुछ रूल्स हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के। उसमें यह है कि इन ऑर्डर टू डोनेट द ग्रोथ रेट ऑफ ए फंक्शन यूजिंग बिग ओ नोटेशन, इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। कोफिशिएंट मीन के कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं और साथ में लोअर ऑर्डर टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे एन क्यूब आपके पास एक है और एन स्क्वायर है। ओवरऑल अब अगर आपने देखना है कि जी ग्रोथ क्या चल रही, तो आपने एन स्क्वायर को भूल जाना है, एन को भी भूल जाना है। जस्ट आपने एन क्यूब को देखना है और वहां से आपने गैस कर लेना है कि ये हमारा जो अवेलेबल एल्गोरिथम है या अवेलेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे है, इसमें ग्रोथ जो है वो एन क्यूब की वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए और इसकी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो इसकी ग्रोथ रेट आपके पास क्या होगी, एन इग्नोर कर दें, एन स्केयर भी इग्नोर कर दें, हत्ता कि इनके साथ जो 3 लिखा हुआ है ये इग्नोर कर दें और एन क्यूब के साथ जो 2 लिखा हुआ है इसको भी इग्नोर कर दें। तो ओ एफ एन जो होगा ओवरऑल एक समराइज फॉर्मेट में लिखें तो ओ ऑफ एन क्यूब सिर्फ आपने इसको देखना है। तो अगेन थोड़ा सा देख लें कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है उसमें लोअर ऑर्डर टर्म्स मीन कि हमारे पास हायर ऑर्डर है एन क्यूब, उसके निस्बत एन स्केयर और एन जो है ये लोअर ऑर्डर है। इनको आपने कैंसिल कर देना है, ख़त्म कर देना है, इनको कंसीडर नहीं करना हमारी कैलकुलेशन में। किस कैलकुलेशन में? कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कैलकुलेशन में हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग और नोटेशन के अंदर हमने इन लोअर टर्म्स को जो है वो इग्नोर कर देना है। हाँ, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर रहे हो कभी तो उसमें इन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लेकिन जो बिग ओ नोटेशन की डिस्कशन है, बिग ओ नोटेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम फाइंड करते हुए आपने लोअर टर्म्स को बिल्कुल ही कंसीडर ही नहीं करना, इग्नोर कर देना है। और साथ में जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जैसे कि ये 3 है या 2 है, इनको तो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करना अगर आपके पास एन क्यूब या समथिंग कोई आपके पास अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ रूल्स और ये हैं कि इफ़ टी वन ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एफ ऑफ एन, देन टी टू जो है वो जो है ओ ऑफ जी ऑफ एन होगा। देन ये मीन कि अगर ये कंडीशन हो तो एन वन प्लस सॉरी टी वन प्लस टी टू, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम जिसका ग्रोथ रेट हो, सिर्फ उसको कंसीडर करना है। मीन के ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एफ एफ एन है आपके पास और ओ ऑफ जी ऑफ एन। असल में ये ओ एफ और जी और इन चीज़ों की अगर आपको समझ ना आ रही तो आसान तरीके से समझाऊं कि दो फंक्शन अगर आपके पास अवेलेबल हो, उन दोनों फंक्शन में से जिसका ग्रोथ रेट मैक्सिमम हो, बस सिर्फ उसको कंसीडर कर लेना है, बाकी कोई कंसीडरेशन नहीं करनी। इन केस ऑफ एडिशन एक्टिविटी जहाँ पे चल रही हो, एडिशन वाली
इक्वेशन एक्सप्रेशन के अंदर। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आपने फिर दोनों के ग्रोथ रेट को कंसीडर कर लेना है और ओ ऑफ एफ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एन। सपोज के ये एन टाइम रन हो रहा है और ये जो है ये भी एन टाइम रन हो रहा है, तो ओवरऑल आपका जो कैलकुलेशन होगी वो एन स्क्वायर बन जाएगी दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वजह से। आगे एक एग्जांपल होगी, उस एग्जांपल की वजह से आपको इसकी जितनी भी डिस्कशन हमारी चल रही है ये आसानी से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास सिंपल सा एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि जी इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करें, इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करें, ये वही सारी डिस्कशन का एंड जो है, बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम रनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकें। किसी भी प्रोग्राम को देखते ही आप उसका रनिंग टाइम कैलकुलेट कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे पास ये सामने प्रोग्राम है जो कि एक मिसाल के तौर पे ये एक सम का फंक्शन है जो इंट सम इंट एन है और इनिशियल उसकी वैल्यू 0 है। देन उसके अंदर एक लूप लगी हुई है, लूप स्टार्ट हो रही है आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू एन टू एन प्लस प्लस उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे मेन जो लाइन देखने वाली है वो लाइन नंबर 2 है जो कि फॉर लूप लगी हुई है। फॉर लूप को गौर से देखें और इसी से ही हमें रनिंग टाइम की कैलकुलेशन जो है वो उसका एग्जैक्ट आंसर और कैलकुलेशन जो है करने में मदद मिलेगी। फॉर लूप को गौर से देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर लूप और उसकी कंडीशन जो है वो दिखने में तो हमारे पास एक लाइन में लिखी हुई है, लेकिन लूप क्या कर रही है, बेसिकली ऐसे है जैसे एन लाइंस हमने हमने लिखी हुई है। तो आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा। लाइन नंबर 1 और 4। अब कैलकुलेशन कैसे होती है कि प्रोग्राम को देख के आपने अलग अलग लाइंस की अलग अलग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी डिटेल फाइंड करनी होती है, रनिंग टाइम को कैलकुलेट करना होता है। अब लाइन नंबर 1 और 4 ये सिंपली कंपाइलर के 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पहली लाइन जो है लाइन नंबर 1 वो सिंपली एक इनिशियलाइज हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है सम की। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन चाहे जितना भी टाइम ले ले, तो वो अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा, एक फाइनाइट टाइम होगा, एक लिमिटेड फिक्स टाइम होगा। वो सपोज के जी घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है उसको डिक्लेयर होने में और इनिशियलाइज होने में, तो वो उससे बढ़ नहीं सकता, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा मसला इस एल्गोरिथम के एनालिसिस और टाइम कैलकुलेशन के ऊपर सबसे मेन मसला ये है कि कोई ऐसी टर्म जो कि अनलिमिटेड टाइम ले जाए, तो उस सिचुएशन को देख के हमने आइडिया लगाना होता है कि ये एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा है। तो इस प्रोग्राम को देख के हम लाइन नंबर 1 और 4 इन दोनों से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसके मैक्सिमम मैक्सिमम 2 यूनिट्स ऑफ टाइम कंज्यूम होंगे। बेसिकली रियल में तो 2 नैनो सेकेंड ही लगेंगे इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट होने में, या इससे भी शायद कम टाइम लगे। देन उसके बाद हमने करना क्या होता है, रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हर लाइन का अलग अलग जो यूनिट ऑफ टाइम है वो लिखते जाना होता है। तो पहली और चौथी लाइन का जो है वो यूनिट जो हमारे 2 यूनिट टाइम के कंज्यूम होंगे। देन उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 2 पे आते हैं फॉर लूप के ऊपर। 1 यूनिट कंज्यूम होगा हमारा इनिशियलाइजेशन पे। देन n प्लस वन उसके टेस्ट होंगे और n इंक्रीमेंट्स होंगे। ये बेसिकली एक एक जो सेमी कॉलन आपको नजर आ रहा है ये अलग अलग इसका पार्ट है, और हर पार्ट पे कंपाइलर का अलग अलग टाइम खपना है, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना हमने इसकी कैलकुलेशन में उसको कंसीडर करना है। तो हमारे पास ये ओवरऑल क्या बन जाएगा जी, n+1 प्लस n+1, ओवरऑल बन जाएगा 2n+2। तो ये दूसरी लाइन जो है वो हमारी 2n+2 जितना टाइम
हमारे कंज्यूम करेगी, कंपाइलर को 2n+2 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो इसको बिजी रखेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 जो है वो लाइन नंबर 3 जो है वो 4 यूनिट्स लेगी एक एडिशन पे, 2 मल्टीप्लिकेशन पे और एक असाइनमेंट पे। साथ में n के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये मैं बताता हूँ कैसे। आपके पास सबसे पहले तो सम एक वेरिएबल है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहा है। कंपाइलर का कुछ टाइम जो है यहाँ पे लगेगा असाइनमेंट ऑपरेशन पे। उससे पहले कंपाइलर का जो है ना टाइम कुछ लगेगा जनाब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के लिए। आई मल्टीप्लाई बाय आई एंड देन उसके आंसर को एक और आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। उस मल्टीप्लिकेशन के 2 मल्टीप्लिकेशन जो हो रही हैं टोटल, उन दोनों ऑपरेशंस पे जो यूनिट टाइम लगेगा उसको वो कैलकुलेट करेगा। देन उसके बाद एडिशन भी वो साथ में कर रहे हैं, उस एडिशन को भी वो कैलकुलेट कर रहा है और ओवरऑल जो है ये एन टाइम एग्जीक्यूशन होने जा रही है। उसकी वजह ये एन कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई बाय एन। ये एन है हमारे आई की मैक्सिमम वैल्यू। आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई लेस देन आर इक्वल टू एन। इस लेस देन आर इक्वल टू एन में मीन आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और एन टाइम तक आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब तक आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी तब तक आपको आई जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बार बार। ये सम वाला ऑपरेशन, लाइन नंबर 3 वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए ओवरऑल ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं इस पे जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4n टाइम हमारा कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का या जो भी आपकी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग मशीन है उसका टाइम वो कंप्यूट कंप्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहा होगा, यूटिलाइज़ कर रहा होगा। तो ये बेसिकली 4 लाइनों को अगर आप आसानी से समझ जाते हैं तो बड़े-बड़े प्रोग्राम, बड़े-बड़े प्रॉब्लम को जैसे एक नज़र देखते ही आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत अहम होता है। अक्सर टीचर जो हैं पेपर में बिगो नोटेशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देते होते हैं और वैसे भी आपको सब्जेक्ट का जिसे कह लें कि कोर पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है टाइम कैलकुलेशन, रनिंग टाइम कैलकुलेशन, बिग नोटेशन। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या बना। टोटल हो गया जी 6n+4। लेकिन जब भी हमने रनिंग टाइम कैलकुलेट करके लिखना होता है तो उसमें हमने इस तरीके से नहीं लिखना होता कि जी 6n+4 या 3n² + 2n+4 समथिंग, जैसे प्रीवियस एक छोटी सी एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था। तो जब ये लिखा आ रहा होता है तो इसमें समराइज करके एक फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो इस पूरी जो कोडिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है पूरे प्रोग्राम का एज ए होल जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा जनाब ओ ऑफ एन। हमारा ओ ऑफ एन क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था, रूल में यह था कि उसके कांस्टेंट्स जितने भी हैं वो हमने इग्नोर कर देने। तो कांस्टेंट्स में से हमने 4 को इग्नोर कर दिया, देन 6 को भी इग्नोर कर दिया। जब इन दोनों को इग्नोर किया तो हमारे पास रिमेनिंग सिंपली जो बिग ओ नोटेशन निकली है इसमें से रनिंग टाइम कैलकुलेशन का आंसर आया वो आया है जनाब ओ ऑफ एन। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मेरी आप सबसे सजेशन ये है कि ये जो एग्जांपल का जो मैंने सॉल्यूशन अभी डिस्कस किया है इसको 2 से 3 दफ़ा रिवाइज आप रिपीट इसको सुने, लिसनिंग करें, देखें और साथ में इसको प्रैक्टिकली आप अपने हाथ से भी करें। जब आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा कर लेंगे और 2-3 दफ़ा लिसनिंग कर लेंगे तो उसके बाद आई होप कि आपको बिग ओ नोटेशन और रनिंग टाइम कैलकुलेशन कभी भी नहीं भूलेगी और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपको सॉल्व करना आसान लगेंगे। तो आगे चलते हैं, मज़ीद कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कि आपके पास ये एक एग्जांपल है, इसकी टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोग्राम को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट इसमें कमेंट्स वाली बार डाल के काफ़ी सारी इंग्लिश लिखी हुई है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्राम बहुत टफ है। तो आप इसको अगर ये बार वाली साइड को कंसीडर ना करें, सिर्फ कोड को देखें तो कोड बहुत ही छोटा-सा कोड है, इतना बड़ा कोड नहीं है। तो इसका रनिंग टाइम क्या होगा जी?
आपके पास इसका रनिंग टाइम डिपेंड कर रहा है जी। हर इंस्ट्रक्शन आपकी 1 टाइम चल रही है, लेकिन जो लूप है, लूप की तरफ आप देखें तो लूप चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है आई, और आई जा रहा है लेस देन साइज। अब साइज क्या है, अल्लाह ही जाने क्या है। इसीलिए जब आपके पास साइज के एग्जैक्ट अमाउंट ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम ऐसे है जैसे आपने ओ ऑफ एन कैलकुलेट किया था। तो यहाँ एन को अगर हमने साइज लिख दिया तो ये बहुत कोई अनोखी बात नहीं है, जस्ट एन को यहाँ पे हमने साइज लिखा हुआ है। तो इसका रनिंग टाइम होगा जनाब ओ ऑफ साइज। तो जनाब आगे चलते हैं। ये तो दो सिंपल सी एग्जांपल्स थी जिसमें सिर्फ एक एक फॉर लूप लगी हुई थी। एक लूप की वजह से हमने उधर से देख के कैलकुलेट कर लिया। अब ये रनिंग टाइम डायरेक्ट मैंने ओ ऑफ साइज कैसे कह दिया, आपने पूरे प्रोग्राम में देखना है जहाँ पे लूप लगी होती है खासकर, या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें जिसने एन टाइम पे चलना होता है, उस पर गौर करें और उसको गौर करके उस पर आंसर जो है उधर से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लूप लगी हुई थी जो कि साइज वाली लेस देन साइज तक मीन लेस देन एन तक थी, तो हमने उसका आंसर रनिंग टाइम ओ ऑफ साइज बता दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में सपोज कि अगर आपके पास नेस्टेड लूप आ जाए, देन हम बिग ओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप इस एग्जांपल को गौर से देखें, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। सपोज आपके पास पहली फॉर लूप जो है एन टाइम चल रही है, दूसरी फॉर लूप भी एन टाइम चल रही है, तो क्या इसका साइज ओ ऑफ एन होगा या इससे चेंज होगा। तो हमने रूल पढ़ा था कि जब भी दो अलग अलग मतलब के ग्रोथ रेट आ जाए तो हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ दिस ओ ऑफ एन स्केयर। तो नेस्टेड लूप का वैसे भी अगर आपको जहन में रूल याद हो, नेस्टेड लूप आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, दोनों लूप्स के मल्टीप्लाई करने से नेस्टेड लूप के आंसर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो पहली लूप एन टाइम लेगी और दूसरी लूप जो है वो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लूप। जो इनर लूप होती है वो आउटर लूप की डिपेंडेंट होती है। ये बेसिकली जो ऑफ एंड स्केयर हमने कैलकुलेट किया वो इनर लूप की वजह से कैलकुलेट किया कि इनर लूप जो है वो बेसिकली खुद तो एंड टाइम चलेगी चलेगी, आउटर लूप उसको मजीद एंड टाइम चलाएगी। वो जे की वैल्यूज एंड टाइम पे अगर रन हो रही हैं तो वो जितना भी एक्टिविटी वो खुद कर रही है तो आउटर लूप कहती है कि भाई जो भी एक्टिविटीज की है उसको आई टाइम से करो। तो उसका एक एक स्टेप जो है आई टाइम एन टाइम पे चलेगा। तो इसके लिए फर्दर आप जो है ना नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग में देखें, अगर वहाँ से समझ आ जाएंगे आपको नेस्टेड लूप, देन आपको बिग ओ की है ओ ऑफ एन स्केयर टाइमिंग रनिंग टाइम ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, कंसेक्यूटिव लूप स्टेटमेंट्स। इसको थोड़ा सा गौर करें, इसका आंसर जहन में सोचे कि क्या आता है। इसमें हमारे पास एक लूप लगी हुई है, फर्स्ट लूप जो कि आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन एन है। देन उसके बाद दो नेस्टेड लूप्स लगी हुई, टोटल हमारे पास 3 लूप्स हैं। लेकिन हमारा आंसर जो है इसका ओ ऑफ एन क्यूब नहीं बनेगा। उसकी रीजन उसकी रीजन के एक लूप सेपरेट है और दो इकट्ठी है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट होगा वो इन दो लूप्स की कैलकुलेशन से होगा। आपने जो लोअर टर्म ऑफ एन इसका जो आंसर निकलेगा उसको इग्नोर कर देना है, और जो ओ ऑफ एन स्केयर है सिर्फ उसको आपने कंसीडर करना है, और बाकी जो कांस्टेंट है ये वन यहाँ से, वन यहाँ से, ऑफ वन यहाँ से एंड ओ ऑफ वन यहाँ से, इनको भी आपने इग्नोर कर देना है। या चाहे इधर से ओ ऑफ एन वन की बजाय ऑफ वन की बजाय ऑफ एन भी यहाँ से निकल रहा हो किसी और इंस्ट्रक्शन से, उसको भी आपने इग्नोर कर देना। जस्ट आपने जो हर हाईएस्ट ऑर्डर वाली वैल्यूज है ऑफ एन स्केयर, आपने सिर्फ उसको कंसीडर करना है।
तो दोस्तों आई होप के आपको रनिंग टाइम कैलकुलेशन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, इसको 2 या 3 दफ़ा रिपीट आप इसको लिसन करें, वॉच करें। तो उम्मीद है आपको बिगो नोटेशन, कैलकुलेशन, रनिंग टाइम और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली एल्गोरिदम की, वो कैलकुलेट करना आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। नेक्स्ट लेक्चर और ट्यूटोरियल के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।